Hello YouTube colleagues, how are you? Fine. I hope you will be fine and doing very well. वेलकम टू सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान। सॉक्स एक्सपर्ट पाकिस्तान एक बार फिर एक अच्छी नई वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आज की वीडियो है फाइबर एनालिसिस। सॉक्स में फाइबर एनालिसिस करते हैं। इसको नॉर्मली मटेरियल कंटेंट्स भी कहते हैं, कंजम्पशन भी कहते हैं, कंपोजिशन भी कहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट हैं। कुछ लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो कंजम्पशन को ही कंपोजिशन समझते हैं और कुछ लोग कंपोजिशन को ही कंजम्पशन समझते हैं। तो ये फाइबर एनालिसिस जो होते हैं सॉक्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंपनी में। कॉस्टिंग के लिए तो बहुत ही अहम है। कॉस्टिंग सारी इसकी कंजम्पशन के ऊपर होती है, मटेरियल कंटेंट्स के ऊपर। आपके मटेरियल कंटेंट्स ठीक होंगे तो कॉस्टिंग ठीक होगी, अगर मटेरियल कंटेंट्स गलत होंगे तो कॉस्टिंग गलत होगी, और अगर कॉस्टिंग गलत होगी तो कंपनी को लॉस होगा। अगर सादा लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस जो है वो इसके फाइबर एनालिसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता होता है, तो ये गलत ना होगा। क्योंकि एग्जांपल मैंने दे दिया कि अगर आपके मटेरियल के कंटेंट्स ही गलत होंगे तो जाहिर है कॉस्टिंग गलत होगी, प्राइस गलत निकलेगी, शिपमेंट के अंदर नुकसान हो सकता है। तो शिपमेंट का नुकसान हुआ तो पूरी कंपनी का नुकसान है, हर एक बंदा इफेक्ट होगा उससे। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से देखते हैं कि सॉक्स के फाइबर एनालिसिस कैसे निकालते हैं। अब फाइबर एनालिसिस कह लें, मटेरियल कंटेंट्स कह लें, सॉक्स की कंजम्पशन कह लें या सॉक्स की कंपोजिशन कह लें, जो भी लफ्ज़ बोला जाए इसका मतलब ये होता है कि सॉक्स के अंदर जो मटेरियल यूज़ हुए हैं वो कितने कितने हैं। तो आइए पहले थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं कि ये कंजम्पशन और कंपोजिशन और ब्लेंड रेशो ये क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या फ़र्क है। तो पहले मैं ये डिफ़ाइन कर दूं। तो पहले देखते हैं जी कि ब्लेंड रेशो क्या होती है। ब्लेंड रेशो बेसिकली मिक्सचर होता है। अब देखें, रेशो ऑफ फाइबर्स इन वन यार्न और सॉक्स। अब एक यार्न के अंदर ब्लेंड रेशो का मतलब ये होता है कि समटाइम्स पीसी यार्न है, उसमें पोली कॉटन होती है, पॉलिएस्टर भी होता है, कॉटन भी होती है। मिलान यार्न है, उसमें पॉलिएस्टर भी होता है, कॉटन भी होती है। और जब ये यार्न चलते हैं सॉक्स के अंदर तो सॉक्स में भी ब्लेंड रेशो जो है वो कंसीडर की जाती है। तो ब्लेंड रेशो मीन्स कि एक यार्न जो जराब के अंदर चल रहा है उसकी ब्लेंड रेशो क्या है, 100% कॉटन है, इसमें कोई मिक्सचर है, क्या चीज़ है। नेक्स्ट आता है जी कंजम्पशन, रेशो ऑफ मटीरियल्स इन सॉक्स। अब देखें सॉक्स के अंदर कौन सा मटेरियल कितना यूज़ हुआ है, उसकी ब्लेंड रेशो वट एवर इज़ जो भी है, लेकिन कौन सा यार्न कितना यूज़ हुआ है इसको हम कंजम्पशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 10 सिंगल कॉटन जो है वो सॉक्स के अंदर 30% चला है, और 10 सिंगल कॉटन ब्लैक साथ में चल रहा है वो 40% चला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% और 40% 70% कॉटन है। 70% कॉटन जो है ये कंपोजिशन कहलाती है, और जो ये धागे चल रहे हैं 30% और 40% वो आपकी कंजम्पशन है। यानी सॉक्स के अंदर यार्न कितना इस्तेमाल होता है उसको कंजम्पशन कहते हैं। कंपोजिशन जो है वो कंजम्पशन से निकलती है। सारे यार्न्स को अलग-अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं ब्लेंड रेशो वाले, जो मिक्सचर वाले होते हैं उसको फिर अलग-अलग जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो वो फिर कंपोजिशन निकल आती है। कस्टमर ने जो अपनी पैकेजिंग के ऊपर प्रिंट की होती है वो कंपोजिशन होती है, और जो धागे सॉक्स में यूज़ होते हैं वो कंजम्पशन होती है। बहुत सारे लोग इसको मिक्सअप कर जाते हैं कंजम्पशन और कंपोजिशन को। कंजम्पशन इज़ रेशो ऑफ मटेरियल्स इन सॉक्स, और कंपोजिशन जो है रेशो ऑफ फाइबर्स इन सॉक्स। यानी रेशो ऑफ फाइबर्स का मतलब ये है कि कॉटन कितनी है, पॉलिएस्टर कितना है, नायलन कितनी है, या कोई इस्तेमाल हुई है तो वो कितनी है। तो ये ब्लेंड रेशो, कंजम्पशन और कंपोजिशन को ज़हन में रखिएगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है। इस वीडियो का यूनिक पर्पज़ ये है कि जी डिफ़ाइन कर दिया जाए कि फ़ाइबर एनालिसिस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब फाइबर एनालिसिस की कैलकुलेशन में जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है, और ये आना होता है क्योंकि छोटे छोटे फाइबर होते हैं, उनको अलग-अलग जब करते हैं तो कहीं कोई मिसप्लेस हो जाते हैं। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड है वो ±3% इसमें कंजम्पशन में भी और कंपोजिशन में भी अलाउड होता है। अब ±3% का मतलब ये है कि अगर सॉक्स में कॉटन 75% रिक्वायर्ड है तो वो 72.75% से कम नहीं होनी चाहिए,
और 77.25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये ±3% रेंज का मतलब ये होता है। तो अब अगर इसमें कंपोजिशन में मोर देन 3% डिफरेंस आ जाता है ना, तो कस्टमर इसको कंप्लेंट भी करता है, और अगर वो ज़्यादा सीरियस हो तो क्लेम भी डाल देता है सप्लायर को। तो इसलिए इसको बहुत ही केयर के साथ कैलकुलेट करना होता है। तो वो केयर क्या करनी है, तरीकाकार क्या इख्तियार करना है, किस तरह से ये बहुत एक्यूरेसी के साथ जो है वो मटेरियल कंटेंट्स, फाइबर एनालिसिस या कंजम्पशन या कंपोजिशन निकलती है, वो ही डिफाइन करने के लिए हमने ये इस वीडियो को जो है ना वो रिकॉर्ड किया है। अब स्कोप इस वीडियो का ये है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट जो होता है फैक्ट्री के अंदर, यानी सैम्पलिंग डिपार्टमेंट सादा लफ्ज़ों में कह लें, तो वो पीडी डिपार्टमेंट जो है वो हर बनने वाले सैंपल के ऊपर ये फाइबर एनालिसिस परफॉर्म करती है। चूँकि और कोई डिपार्टमेंट नहीं करता, लेकिन कहीं भी किया जा सकता है। अगर डाउट हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये पीडी डिपार्टमेंट करे, दूसरा कोई डिपार्टमेंट भी इसको परफॉर्म कर सकता है। लेकिन सबसे बेहतरीन हल ये है कि जब सैंपल बने तो उसके ऊपर ही फाइबर एनालिसिस करके एक फ़ाइल बना ली जाए और सारा रिकॉर्ड उस फाइल में हो। जब ऑर्डर आए, जब उसके ऊपर वर्किंग हो, तो उस फाइल को देख लिया जाए। क्योंकि सारी डिमांड्स वगैरह जो बनती हैं वो कंजम्पशन के ऊपर ही बनती हैं, तो वो एक्यूरेट तरीके से कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना और सिस्टम में फीड करना या उसका रिकॉर्ड रखना प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो ये निटिंग में भी कर सकते हैं और फिनिशिंग एंड पे भी कर सकते हैं। अब फाइबर एनालिसिस करने का मेथड क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपने जो सॉक्स का जिनका करना है एनालिसिस, उसको ले लें। उसको लेके उसकी सारे यान की डिटेल्स पहले मुकम्मल तौर पे अपने पास रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जांपल, मेन बॉडी में क्या यान यूज़ हुआ है, ब्लेंड उसकी क्या है, ब्लेंड रेशो क्या है, कलर क्या है, हील एंड टो के ऊपर जो मेन यान यूज़ हुआ है वो क्या है, पैटर्न यान जो है वो कौन सा यूज़ हुआ है। पैटर्न यान कहते हैं जो लोगोस में और पैटर्न्स में यूज़ होता है, यानी डिज़ाइन वाले धागे को पैटर्न यान कहते हैं। क्लिप यान कितना यूज़ हुआ है, और यहाँ पे क्लिप यान मैंने इसलिए लिखा है कि ये निटिंग की बेस के ऊपर हम कर रहे हैं। अगर फिनिशिंग की बेस पे करेंगे तो वहाँ क्लिप नहीं होगा। वहाँ फिर आपने जब सॉक्स को एनालाइज करना है तो क्लिप नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो फिनिश्ड सॉक्स होती है, सिलाई होती है, तो वहाँ पे फिर वो सिर्फ फिनिश के जो फाइबर कंटेंट्स होते हैं वो नोट करने हैं। फिर प्लेटिंग यान कौन सा यूज़ हुआ है, किस किस एरिया में यूज़ हुआ है, ये नोट करना है। अलास्टीन यान कितना यूज़ हुआ है, यानी इलास्टिक वगैरह जो स्पेंडेक्स वाली है या रबर वाली है वो कितनी यूज़ हुई है। तो रीइंफोर्स यान कितना यूज़ हुआ है, यानी रीइंफोर्स यान कहते हैं स्प्लाइसिंग वगैरह जो सोल के अंदर या हील एंड टो के अंदर इस्तेमाल हुई है वो कितना यूज़ हुआ है। तो पहले यान की डिटेल्स सारी नोट करनी है ताकि कोई यान मिस ना हो जाए। वो जुराब में इस्तेमाल हुआ है और मिस हो जाए फिर जो है वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये लिस्ट बना के अपने पास रखें पहले। अब एग्जांपल के तौर पे हमने ये एक सॉक्स ले लिया, ये ब्रांडेड सॉक्स है, इसमें लोगो भी बना हुआ है, लेकिन लोगो हमने अरेज कर दिया है क्योंकि लोगो वाली सॉक्स को हम पर्सनली कहीं यूज़ नहीं कर सकते अपनी ब्रांडिंग में या अपनी कहीं वीडियोज़ में, तो इसलिए लोगो इसमें लगा हुआ है, लोगो को अरेज कर दिया गया है। तो अब ये जुराब है और इसमें धागे कौन कौन से यूज़ हुए हैं, वो जैसा कि पहले बताया गया कि धागे की लिस्ट बनानी है जो यान यूज़ हुए हैं। तो ये जुराब है और इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। अब इस जुराब में 10 सिंगल वाइट 100% कॉटन जो है वो यूज़ हुई है इसके अंदर। फिर 10 सिंगल ग्रे मिलान यूज़ हुआ है हील एंड टो के ऊपर, और वो जो ग्रे मिलान यूज़ हुआ है उसकी ब्लेंड रेशो जो है वो 80-20 है, यानी उसमें 80% कॉटन है और 20% पॉलिएस्टर है। थर्ड नंबर पे 10 सिंगल ब्लैक 100% कॉटन यूज़ हुई है लोगो के ऊपर और हील एंड टो की स्ट्राइप के ऊपर जो लगी हुई हैं। फोर्थ नंबर पे 10 सिंगल कॉटन यूज़ हुई है क्लिप के ऊपर, ये 100% भी हो सकती है चीपर कॉटन, या फिर वो ये वेस्ट कॉटन भी हो सकती है, जो भी हो वो नोट कर लेनी है। 2075 पॉलिएस्टर कवर वाइट स्पेंडेक्स यूज़ हुई है इसमें प्लेटिंग यान में, तो फुट और एंकल एरिया में, और उसकी ब्लेंड रेशो जो है वो 95% पॉलिएस्टर है और 5% उसमें स्पेंडेक्स है। फिर 70 डबल नायलन यूज़ हुई है प्लेटिंग रिब एरिया में, और 70 डबल नायलन यूज़ हुई है टाई डाउन के ऊपर। अब टाई डाउन में थोड़ी नायलन यूज़ होती है, लेकिन लिखना होता है ताकि फाइबर एनालिसिस गलत ना हो।
आखिरी यान जो यूज़ हुआ है 175 वाइट अलास्टीन है, यानी पोलिएस्टर कवर जो है वो अलास्टिक है, और इसकी भी ब्लेंड रेशियो है कि 95% इसमें पोलिएस्टर है और 5% जो है वो अलास्टीन है। तो अलास्टीन कह लेते हैं, या बाज़ का स्पेंडेक्स यूज़ होती है उसको स्पेंडेक्स कह लेते हैं, अगर रबड़ यूज़ हो तो उसको रबड़ यूज़ कर लेते हैं। तो इसकी ब्लेंड रेशियो जो है वो साथ लिखना ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए ब्लेंड रेशियो क्या है। तो ये जुराब जिसकी हमने अभी कंजम्पशन और कंपोजिशन दोनों निकालनी है, उसमें ये धागे यूज़ हुए हैं और उसकी ब्लेंड रेशियो क्या है वो नोट कर ली गई है। अब फर्दर देखते हैं कि इसको अलग-अलग कैलकुलेट किस तरह करना है या फर्दर क्या मेथड है। अब ये जो सैंपल लिया है इसकी, जिसकी हमने डिटेल लिखी है कि कौन कौन से यान यूज़ हुए हैं, इसका एक पेयर लें। वैसे एक पीस पे भी कर लेते हैं, लेकिन पेयर पे करें तो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो अब ये जो पेयर लेना है इसका वेट करें, और वेट है 70 ग्राम नेटिंग वेट है, और फिनिशिंग वेट जो है वो 68 है, प्लस माइनस 1 ग्राम होता है। तो आपका जितना वेट है सॉक्स का वो एक्यूरेट लें, ये ना देखें कि रिक्वायर्ड कितना है। अगर 70 की जगह 71 आ रहा है तो आप 71 लिखें ताकि उसकी परसेंटेज वगैरह ठीक निकले। तो ये आप निटिंग एंड पे भी करें तो वही वज़न लें, और अगर फिनिशिंग पे कर रहे हैं तो फिनिशिंग का वज़न लें। तो दोनों में से जो भी आपने करना है वो वज़न लेके इसको कैलकुलेट करना है। तो जब ये आप ले लें एक पेयर, तो उसको ओपन करें, यानी उसको डी नेट करें, उसके सारे फाइबर्स यान जितने भी यूज़ हुए हैं, लोगों का है, पैटर्न है, प्लेटिंग है, जो भी है उसको आप खोलें और खोल के अलहदा रखते जाएं, और बड़ी एहतियात के साथ रखें। कोई फ़ैन वगैरह ना चलता हो, यहाँ पे है कोई एग्जॉस्ट वगैरह ना चलता हो, क्योंकि ये छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, जैसे नायलन के फिलामेंट हैं, ये ऐसे ही उड़ जाते हैं। तो बड़ी एहतियात के साथ इसको ना वैक्यूम जगह पे बैठ के करें ताकि ये मिसप्लेस ना हो, क्योंकि प्लस माइनस 3% से ज़्यादा अलाउंस नहीं होता इसमें, और अगर कुछ मिसप्लेस हो जाएं बीच में से फाइबर तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो इसकी बड़ी केयर करनी है जब आप फाइबर एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब जो यान डी नेट किए हैं, यानी जो यान अलहदा खोल के रखे हैं, उनका वज़न करना है अलहदा। यू हैव टू टेक द एक्यूरेट वेट ऑफ फाइबर्स। वो यही लिस्ट जो हमने पहले नोट कर ली थी, 8 तरह के यान यूज़ हुए हैं, उनको अब 8 को ही लेके चलते जाना है आगे। तो अलहदा वज़न किया, तो जैसा कि 10 सिंगल वाइट ब्लीच मेन यान जो बॉडी में यूज़ हुआ 44.8 ग्राम है, 10 सिंगल ग्रे मिलान 7.7 है। इस तरह ये सारे यान लिखे हुए हैं कि जी किस यान का कितना वज़न है, और ये ग्राम्स में है। ये ग्राम्स में आपको छोटा स्केल रखना पड़ेगा, बड़े के ऊपर वो इतने थोड़े वेट नहीं आते, तो छोटे स्केल के ऊपर इसका वेट करके वो नोट कर लिए हमने। अब इसकी परसेंटेज देखनी है। ये स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ हो रहा है, काम एक ही है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहे हैं कि आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको लर्न करने की कोशिश करनी है। एक दफ़ा जब गो थ्रू हो जाती है तो फिर जैसे मर्जी कर लें। तो अब ये निकल आया कि कौन सा फाइबर कितने ग्राम है सॉक्स के अंदर, वो लिस्ट बन गई है। अब इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब वेट निकालने के बाद इंडिविजुअली जिस तरह वेट निकाले उसी तरह इसकी परसेंटेज निकालनी है। मेथड और फार्मूला उसका ये है कि इंडिविजुअल वेट ऑफ ईच यान उसको डिवाइड कर देना है अपने टोटल वेट जो पेयर का है उसके ऊपर, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम देखेंगे 10 सिंगल वाइट ब्लीच्ड बॉडी मेन यान जो है उसकी परसेंटेज क्या निकलती है। उसका इंडिविजुअल वेट है 44.8 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, तो ये 64% निकल आई। इस तरह 10 सिंगल ग्रे मिलांज की 11% है, 10 सिंगल ब्लैक की 2% है, 10 सिंगल कॉटन जो क्लिप में यूज़ हुई 3% है, 2075 स्पेंडेक्स 7% है, 70 डबल नायलन जो है वो 4% है, टाई डाउन की 70 डबल नायलन 1% है, और लास्टिक 8% है। ये टोटल 100% बन जाता है। तो ये जो परसेंटेजेस निकली हैं ये बेसिकली कंजम्पशन है हमारी। कंजम्पशन जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि टोटल यान कितने यूज़ होते हैं और कितने कितने यूज़ होते हैं, तो अब ये कंजम्पशन निकल आई है कि कौन सा यान कितने % सॉक्स के अंदर यूज़ हुआ है। अब इस कंजम्पशन को लेके आगे चलते हैं कि जी इससे कंपोजिशंस कैसे कैलकुलेट होती हैं। यहाँ तक हमारा कंजम्पशन का काम कंप्लीट हो गया। अब जितनी परसेंटेज इंडिविजुअली यान की निकली है उसको टाइप वाइज हमने टोटल कर लेना है। जैसे 10 सिंगल 3-4 जगह पे यूज़ हुआ तो उसको एक जगह पे कर लेना है, फिर नायलन 2 जगह पे यूज़ हुई, यानी टाइप वाइज यान को टोटल कर लेना है।
अब यहाँ पे टोटल यान जो हमने टाइप वाइज की है उसमें 80% कॉटन आ गई, 7% स्पेंडेक्स आ गई, 5% नायलन आ गई और 8% जो है वो इलास्टिक आ गई। तो ये 100% पूरा हो जाता है और इसी की बेस पे जो है वो कॉस्टिंग होती है। इससे अब ये पता चल गया कि कौन सा यान कितना यूज़ हुआ है और उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, अब ये सारी इंटरनल यूज़ के लिए हैं, कस्टमर का इनसे कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि ये कंजम्पशन रिलेटेड हैं और कस्टमर को कंजम्पशन से कुछ नहीं वास्ता होता। कस्टमर को तो अपनी कंपोजिशन चाहिए। तो अब ये जो कंजम्पशन है इसको कैलकुलेट करते हैं 1 बाई 1 कंपोजिशन की शक्ल में। वो कैसे करते हैं, यहाँ ब्लेंड रेशो अलग-अलग करनी है। अब ब्लेंड रेशो कैलकुलेट करते हैं। ब्लेंड रेशो कैलकुलेट करने के लिए अब सबसे पहले तो हम लेते हैं 10 सिंगल ग्रे मिलान जो यूज़ हुआ वो 11% यूज़ हुआ है सॉक्स के अंदर। अब ये मिक्सचर है 80-20 का, यानी 80% इसमें कॉटन है, 20% इसके अंदर है पॉलिएस्टर। तो इसको अलग-अलग कर लेते हैं। पहले 11% को 80% से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कॉटन निकल आएगी और फिर 11% को 20% से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉलिएस्टर निकल आएगा। तो ये 8.80 कॉटन निकल आई, 2.20 पॉलिएस्टर निकल आया। इसी तरह स्पेंडेक्स है 2075, उसका जो है वो 7% यूज़ हुआ है तो उसकी रेशो 95:5 की है, यानी 95% पॉलिएस्टर है, 5% स्पेंडेक्स है। तो उसको भी उसी तरह 7 को मल्टीप्लाई 95% तो ये पॉलिएस्टर निकल आएगा और 7 इंटू 5% तो ये निकल आएगा, उसमें स्पेंडेक्स निकल आएगी। फिर इलास्टिक पे आ जाए, इसी तरह इलास्टिक 8% यूज़ हुई है और उसकी रेशो भी 95:5 है। तो इसकी भी मल्टीप्लाई करके अलग-अलग रेशो निकाल ली, जिसमें 7.6% पॉलिएस्टर निकल आया और 0.4% इलास्टिन निकल आई। अब ये तीन ही ब्लेंडेड यान थे, यानी ये मिक्सचर वाले यान थे। अब इनकी ब्लेंड रेशो हमने अलग-अलग कर ली है। कॉटन वाले में से कॉटन अलग होगी, पॉलिएस्टर अलग हो गया, स्पेंडेक्स में से स्पेंडेक्स अलग होगी, पॉलिएस्टर अलग हो गया और इलास्टिक में से इलास्टिन अलग हो गई और पॉलिएस्टर अलग हो गया। अब इसको एक टेबल में देखते हैं कि कौन सा यान कितनी ब्लेंड रेशो के साथ कितना टोटल बनता है। अब टेबल में देखें तो सारे यान अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। 10 सिंगल वाइट और क्लिप वाला यान 100% कॉटन में है तो ये 69% यूज़ हुआ है, तो ये सारे का सारा कॉटन में आ जाएगा 69%। फिर 10 सिंगल ग्रे मिलान 80-20 की रेशो का है तो इसको 11% यूज़ हुआ। आगे ब्रेकअप में ले गए कॉटन 8.80% और 2.20%। प्रोसीजर हमने मेथड हमने फार्मूला देख लिया है कि जी कैसे करना है। फिर स्पेंडेक्स आ गई, 7% यूज़ हुई, इसमें कॉटन में 0%, पॉलिएस्टर में 6.65% और 0.35% इसमें स्पेंडेक्स निकल आई। फिर आ जाए नायलन पे, तो ये नायलन जो टोटल 5% यूज़ हुई है ये नायलन के कॉलम में चली जाएगी 5%। अब इलास्टिक है तो 8% यूज़ हुई है तो 7.60 पॉलिएस्टर के कॉलम में आ गई और 0.40 स्पेंडेक्स के कॉलम में, इलास्टिन के कॉलम में आ गई। तो अब इलास्टिन और स्पेंडेक्स एक ही चीज़ होती है, कभी इसको इलास्टिन में शो कर लेते हैं, कभी इसको स्पेंडेक्स में शो कर लेते हैं। ये कस्टमर की मर्जी होती है कि वो किस में शो करता है, उसने लिख देना होता है इलास्टिन इतने % या स्पेंडेक्स इतने %। तो अब इसका टोटल करते हैं। 100% टोटल हो गया कि जी टोटल परसेंटेज कितनी है, फिर 77.80% आ गई कॉटन इसमें, जो कि 78% राउंड फिगर में होगी। 16.45% पॉलिएस्टर आ गया, 0.35% स्पेंडेक्स आ गई और 0.4% इसमें आ गई इलास्टिन, 5% आ गई इसके अंदर नायलन। तो ये टेबल के अंदर इसलिए जो सारा डिफाइन किया है कि आपको समझ आ जाए कि अलग-अलग ये ब्लेंड रेशो निकाल के अब इसकी टोटल रेशो क्या बनती है, कौन सा फाइबर कितने % है। अब इस सैंपल की फाइनल कंपोजिशन लिखते हैं। जैसा कि डिफाइन किया कि इलास्टिन और स्पेंडेक्स को प्लस कर लेते हैं तो उन दोनों को ऐड कर लिया एक साथ, फिर कॉटन आ गई और पॉलिएस्टर आ गया। तो फाइनल शक्ल जो बनती है कस्टमर के लिए, जो हमने कस्टमर को डिफ़ाइन करनी है कि कंपोजिशन ये है सैंपल की, तो वो 78% कॉटन निकल आई, 16% निकल आया पॉलिएस्टर और 1% स्पेंडेक्स और इलास्टिन निकल आई और 5% नायलन निकल आई। तो ये हमारी कंपोजिशन निकल आई।
अब फिर मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर दूं या रिमाइंड करवा दूं कि कंपोजिशन और कंजम्पशन दो अलग-अलग चीज़ें याद रखिएगा। मैंने अक्सर देखा है लोग इन दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, कंजम्पशन को कंपोजिशन या कंपोजिशन को कंजम्पशन कह रहे होते हैं। अब ये जो कंजम्पशन और कंपोजिशन निकाली है, इसके सारे यार्न्स जो डीनेट किए हैं, ओपन किया है सॉक्स को, वो किसी पाउच में डाल के एक फाइल में लगा लें, ताकि किसी भी वक्त ऐसा नहीं होता कि सैंपल बना और ऑर्डर चल पड़ा, तो जब ऑर्डर आए तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए या किसी भी टाइम किसी पर्सन को चाहिए होती है तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए उसको रिकॉर्ड में रखें। एक निटिंग का सैंपल और एक फिनिश हुआ सैंपल रिकॉर्ड में रखें। तो ये था कंप्लीट मैसेज के फाइबर एनालिसिस किस तरह करते हैं आप किसी भी सैंपल का, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोसेस में, यानी निटिंग में, फिनिश पे, कहीं भी आप इसके एनालिसिस इस तरीक़ाकार से कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई नई चीज़ आती है, डेफिनेटली समटाइम्स कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, या फैक्ट्री टू फैक्ट्री और पर्सन टू पर्सन, मेथड टू मेथड कोई चेंजिंग आती है, तो वो अपने हिसाब से आप कर लें। स्टैंडर्ड तरीक़ाकार यही है। जी नाज़रीन, तो कैसी लगी आज की वीडियो? आपका कोई भी सवाल हो, कोई डिस्कशन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपने डिस्कस करनी है, तो दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप रब्ता कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता चलूँ कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड चलता है कि जब कोई इतनी मेहनत करके आप लोगों की लर्निंग के लिए वीडियोस भेजता है, तो कुछ लोग जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं या अच्छा एक्सपीरियंस भी रखते हैं, तो वो कहते हैं यार ये कोई वीडियो बनाने वाली थी। यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए एक पैगाम देना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को माइनर ना समझें। ये वाली वीडियो मैं जो बना के आपको भेज रहा हूँ, ये कोई ऐसी वीडियो नहीं कि हर जगह पे मिल जाती है या हर बंदा जानता है। देखें, नए लोग आते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर, इंजीनियर्स आए हैं, टेक्सटाइल इंजीनियर आए हैं, और वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पे काम कर रहे हैं, तो उनको किसी चीज़ का पता नहीं होता। अगर वो ये वीडियो देखें तो उनके लिए ये एक यूनिक वीडियो होगी, एक माइलस्टोन होगा। अब एक 10 साल काम करने वाला बंदा देखेगा तो शायद उसका इंटरेस्ट कम होगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना, इसको कीन इंटरेस्ट के साथ देख के इसको लर्न करने की कोशिश करनी है। बहुत कुछ इसमें है और बहुत कुछ मिलेगा। मैंने देखा है इंडस्ट्री के अंदर कि बड़े बड़े लोग जो हैं बड़ी बड़ी देर से काम करते हैं, वो फाइबर एनालिसिस नहीं कर पाते। अब वैसे भी ट्रेंड होता है कि फाइबर एनालिसिस पीटी डिपार्टमेंट का काम है, वो करे, दूसरे का क्या काम है। तो काम सारे ही सीखने चाहिए। सीनियर लेवल पे आके सब काम आते हैं। अब क्या कहते हैं ना कि ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस, तो ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जो है वो आपको हर चीज़ सीखना चाहिए। तो इन वीडियोस के अंदर जो है वो आपको हर चीज़ मिलेगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे हम। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।